हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम स्पेशल नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। आज के प्रैक्टिस टेस्ट का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। द आइनोट्रोपिक मेडिकेशन प्राइमरीली decreases after load, increases the force of contraction, decrease preload, decrease heart rate। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो आइनोट्रोपिक दवाएं होती हैं ये मुख्य रूप से फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने का काम करती हैं। यहाँ पर देखते हैं कुछ मुख्य रूप से जो आइनोट्रोपिक दवाएं हैं डिगॉक्सिन और डोपामीन होती हैं। डिगॉक्सिन a positive inotropic drug that can improve hemodynamics without affecting heart rate or blood pressure। दूसरी आइनोट्रोपिक एक दवा है डोपामीन, a positive inotropic drug। तो ये आइनोट्रोपिक ड्रग्स होती हैं जो कि हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने का कार्य करती हैं। इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंक्रीज दी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। द इम्यूनोग्लोबुलिन विच प्रोटेक्ट्स द न्यूबॉर्न अगेंस्ट एंटेरिक इन्फेक्शन इज। वह इम्यूनोग्लोबुलिन जो नवजात शिशु को आंत्र संक्रमण से बचाता है। ऑप्शन ए आईजीए, आईजीडी, आईजीएम और आईजीजी। तो इस प्रकार से जो नवजात शिशु है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं मां के दूध में आईजीए इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है। इसलिए बोला जाता है कि बच्चे को सेफ रखना है तो मां का दूध अवश्य पिलाएं। तो इस प्रकार से इसका भी जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। आईजीए एक ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो न्यूबॉर्न को एंटेरिक इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्थेनिया ग्रेविस इज न्यूरोमस्कुलर डिजीज, मस्कुलर डिजीज, गैस्ट्रिक डिजीज, ऑल ऑफ एबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, न्यूरोमस्कुलर डिजीज। अब समझते हैं ये मिस्थेनिया ग्रेविस क्या होती है। मिस्थेनिया ग्रेविस इज ए chronic neuromuscular disease that causes weakness in the voluntary muscles। मिस्थेनिया ग्रेविस एक न्यूरोमस्कुलर डिजीज है जिसके कारण से जो हम लोगों की वॉलंटरी मसल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। वॉलंटरी मसल्स इंक्लूड मसल्स दैट कनेक्ट टू ए पर्सन्स बोन्स। वॉलंटरी मसल्स ऐसी मसल्स होती हैं जो पर्सन की बोन को जोड़ने का काम करती हैं। चेहरे की मसल्स को वॉलंटरी मसल्स कहते हैं, थ्रॉट और डायाफ्राम का। दे कॉन्ट्रैक्ट टू मूव द आर्म्स एंड लेग्स एंड आर इसेंशियल फॉर ब्रीदिंग, swallowing एंड फेशियल मूवमेंट्स। अब समझते हैं कि एक फिगर के माध्यम से हम लोग देखेंगे मिस्थेनिया ग्रेविस में किस प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जैसे कि ऊपर बताया गया है एक न्यूरोमस्कुलर डिजीज है। अब इसमें होता क्या है कि जो एक्सॉन आ रहा है नर्व सेल का, इससे एक हार्मोन, एक न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल निकलता है जिसको बोलते हैं एसिटिलकोलिन। और एसिटिलकोलिन का काम होता है न्यूरॉन्स से जो संदेश हैं उनको शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना। अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है मिस्थेनिया ग्रेविस में, प्रॉब्लम यह हो जाती है कि जो रिसेप्टर्स हैं, एसीएच रिसेप्टर्स हैं, मींस एसिटिलकोलिन रिसेप्टर्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। जब ब्लॉक हो जाएंगे, जब रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो संदेश जो न्यूरॉन्स नर्व सेल का संदेश है वो संबंधित अंग को, संबंधित ऊतक को नहीं पहुंच पाएगा। अब ब्लॉक क्यों हो जाएंगे, ब्लॉक होने का कारण है क्योंकि अभी बताया गया है कि मिस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिजीज है। तो हमारे शरीर में ही कुछ एंटीबॉडी ऐसी पैदा हो जाती हैं जो कि इनको ब्लॉक करने का काम करती हैं। आप यहां देख सकते हैं ये जो बाई शेप में दिया गया है स्ट्रक्चर, ये ऑटो एंटीबॉडीज हैं।
यही ऑटो एंटीबॉडीज एसिटिलकोलिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर लेंगी। जब एसिटिलकोलिन रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा तो यहां से जो भी मैसेज जाने थे मसल्स के पास वो नहीं जा पाते हैं और व्यक्ति को मिस्थेनिया ग्रेविस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समझा कि मिस्थेनिया ग्रेविस एक कौन सी डिजीज है, न्यूरोमस्कुलर डिजीज है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। फुल फॉर्म ऑफ AVM इज arteriovenous malformation, arterioventricular malpresentation, arterial ventricular malformation, none of above. Correct answer is option A, arteriovenous malformation. AVM का जो फुल फॉर्म होता है आर्टेरियोवेनस मेलफॉर्मेशन होता है, और इसमें होता क्या है कि जो आर्टरी और वेन्स होती हैं उनके बीच में एक असामान्य एबनॉर्मल टेंगल्स यानी कि उलझन पैदा हो जाती है। जैसा कि हम लोग यहां से इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, हमारे पास ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है आर्टरी और वेन को जोड़ने वाला, और यहां पर ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से एबनॉर्मल टेंगल पैदा हो गया है। इसके कारण जो भी ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, वो वाइटल ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाएगा जितनी मात्रा में उसको पहुंचना चाहिए था। और कॉमनली ये जो AVM होता है ये बॉडी में कहीं भी हो सकता है, लेकिन अधिकांश केस में ये ब्रेन में देखा गया है। अभी ब्रेन का हमारे पास एक चित्र है जिसके माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से ये ऑक्लूजन बन गया है, एक उलझन पैदा हो गई है, उलझन सी स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गई है, इसी को बोलते हैं हम लोग AVM। इसमें जो जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो देखेंगे। सिम्टम्स इसके सीजर्स होते हैं, हेडेक्स और पेन इन वन एरिया ऑफ द हेड, मसल वीकनेस और नमनेस इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इस प्रकार से जो AVM होता है आर्टेरियोवेनस मेलफॉर्मेशन होता है, और इसका जो सिम्टम होता है मे नॉट कॉज एनी सिम्टम अंटिल द AVM बस्ट एंड ब्लीड। जब तक इसका कोई सिम्टम पता नहीं चलता है, जब तक कि ये AVM बस्ट ना हो जाए और इससे ब्लीडिंग ना हो जाए, तो इसको हम आगे बोलते हैं हेमरेज। तो ये बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन होती है और तुरंत ही इसमें सर्जरी के द्वारा इसको ठीक करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्टेरियोवेनस मेलफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर? इनमें से कौन सा ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है? ल्यूकेमिया, एनीमिया, हीमोफीलिया, ल्यूकोपीनिया। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसा ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसमें चोट लगने के बाद जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वो नहीं हो पाती है और खून लगातार बहता रहता है। इस प्रकार से ये एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है और ये एक जेनेटिकल बीमारी है। इस प्रकार से करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हीमोफीलिया एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरियर ऑफ डेंगू डिजीज इज? डेंगू का कैरियर कौन सा है इनमें से? एडिज मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो, हाउस फ्लाई या एनाफ्लिस मॉस्किटो। करेक्ट आंसर होगा इसका जो एडिज मॉस्किटो होता है ये डेंगू बीमारी का कैरियर होता है, वेक्टर होता है। इस प्रकार से करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। डिफिकल्टी इन गेटिंग ऑफ टू स्लीप और इन मेंटेनिंग स्लीप इज कॉल्ड एमनेसिया, नार्कोलेप्सी, इंसोम्निया, हाइपरसोम्निया। करेक्ट आंसर होगा डिफिकल्टी इन गेटिंग ऑफ टू स्लीप। स्लीप में क्या हो, डिफिकल्टी हो या स्लीप को मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो तो इसको बोलेंगे इंसोम्निया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the amount of solution placed in a nebulization chamber by providing nebulization? nebulization देते समय nebulization chamber में कितना अमाउंट होना चाहिए सॉल्यूशन का? ऑप्शन ए 3 ml, 6 ml, 2 ml, 10 ml। करेक्ट आंसर होगा इसका
ऑप्शन ए 3 ml सॉल्यूशन नेबुलाइजिंग चैम्बर में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल कैपिलरी रिफिल टाइम इन चिल्ड्रन? बच्चों में सामान्य कैपिलरी रिफिल टाइम कितना होता है? लेस देन 3 सेकेंड्स, मोर देन 3 सेकेंड्स, लेस देन 1 सेकेंड, 5 सेकेंड। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, लेस देन 3 सेकेंड होता है कैपिलरी रिफिल टाइम, और यदि इससे ज्यादा हो रहा है तो मतलब ये किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। A normal capillary refill time, that is called CRT, in healthy children is usually 2 सेकेंड। हेल्दी बच्चों में, हेल्दी चिल्ड्रंस में जो नॉर्मली कैपिलरी रिफिल टाइम CRT कितना होता है? 2 सेकेंड या उससे कम होता है। When measured on the finger, a CRT of 3 seconds or more is warning sign of serious illness. यदि ये 3 सेकेंड या उससे अधिक हो तो ये किसका साइन है? वार्निंग साइन होता है, कोई बीमारी का साइन होता है बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं किस प्रकार से कैपिलरी रिफिल टाइम हम लोग चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन साइट टू एडमिनिस्टर BCG वैक्सीन इज लेफ्ट थाई, राइट थाई, लेफ्ट डेल्टॉइड, राइट डेल्टॉइड। जो BCG वैक्सीन देने की सबसे मोस्ट कॉमन साइट होती है, ये कौन सी होती है? तो ये होती है लेफ्ट डेल्टॉइड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। लेफ्ट डेल्टॉइड होती है आपके बिल्कुल शोल्डर के नीचे। ये हमारा फिगर भी इसमें दिया गया है। तो ये क्लेविकल हड्डी है जिसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं। इसके नीचे ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट, यहाँ पे ये डेल्टॉइड मसल है और इसी में ये BCG इंजेक्शन दिया जाता है। The BCG vaccine is usually administered in the upper arm between the layers of skin near the shoulder. This is the deltoid region of the arm, about 1/3 down the upper arm. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कुछ इंपोर्टेंट वैक्सीन यहाँ पर दिया गया है जो बच्चों से संबंधित है। जैसे यहाँ पर एक देख सकते हैं कि ये विटामिन ए ओरली देना है, OPV ओरली दिया गया है, BCG इंट्राडर्मली दिया गया है, मीजल्स सबकुटेनियस दिया गया है और हेपेटाइटिस इंट्रामस्कुलर दिया गया है और DPT इंट्रामस्कुलर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से किस इंजेक्शन को कहाँ दिया गया। BCG इंट्राडर्मल, वो भी किस में? लेफ्ट आर्म में। मीजल्स सबकुटेनियस कहाँ पर? राइट आर्म में। हेपेटाइटिस बी कहाँ पर? इंट्रामस्कुलर, राइट थाई में। DPT कहाँ पर? लेफ्ट थाई में, वो भी कहाँ पर? लेफ्ट थाई में। कैसे देना है? इंट्रामस्कुलर देना है। तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन है। हर परीक्षा में कभी ना कभी इससे कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ नियोनेट? 0 to 7 days, 0 to 28 days, 1 month to 1 year, 0 to 1 year। तो 0 से 7 दिन का जो बच्चा होता है इसको हम लोग नियोनेट बोलते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइट फॉर नीडल प्रिक इन ए नियोनेट फॉर ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग इज हील, पाम, फोरआर्म, लेग। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब ग्लूकोमीटर से टेस्ट करते हैं तो क्या करते हैं कि ब्लड पाम से लेते हैं, हाथ की अंगुली से लेते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं उनमें करते क्या है, नियोनेट में लेने के लिए हील का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत सरकार ने वेक्टर बॉर्न डिजीज को रोकने के लिए किस कार्यक्रम को चलाया है? NPCI, NVVDCP, NRHM, JSSK। तो भारत सरकार ने जो वेक्टर बॉर्न डिजीज है, ऐसी डिजीज जो किसी मक्खी या मच्छर से फैले उनको वेक्टर बॉर्न डिजीज बोलते हैं, डायरेक्टली नहीं फैलती हैं ये। तो इसका जो है 6 बीमारियां हैं और वैसे ही इसका नाम दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन यहाँ पर हम आपसे याद करने के लिए ऐसा कह रहे हैं, इनका नाम इस प्रकार से है, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो भारत सरकार ने इसमें क्या किया था कि 2003-4 में शुरू किया गया था इस कार्यक्रम को, और इसमें कुछ बीमारियों को सम्मिलित किया गया है। कितनी बीमारियों को? 6 बीमारियों को, जैसे मलेरिया है,
डेंगू है, चिकनगुनिया, लीशमानियासिस, जापानी एंसेफेलाइटिस जेई और फाइलेरियासिस, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, ये इसमें बीमारियां सम्मिलित की गई थी। 2003-4 में इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वेस्ट डिस्पोजल की किस हीट ट्रीटमेंट विधि में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है? इंसिनरेशन, गैसिफिकेशन, क्लोरोसिस, पायरोलिसिस। तो पायरोलिसिस, यहां पर जो ऑप्शन डी है, एक ऐसी विधि है जिसमें बिना किसी ऑक्सीजन के कोई भी वेस्ट को डिस्पोज किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ H5N1, H5N1 का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है कितना होता है? 1 to 2 days, 2 to 5 days, 5 to 7 days, 7 to 10 days। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 2 से 5 दिन इंक्यूबेशन पीरियड होता है किसका? H5N1 का। तो H5N1 का जो एक इन्फ्लुएंजा वायरस से फैलता है ह्यूमंस में, 2 से 5 दिन इसका क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड होता है। लेकिन कभी कभी इसका इंक्यूबेशन पीरियड 17 दिन का भी हो सकता है, यह भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो जो सिम्टम्स होते हैं H5N1 से, फीवर है, मलेरिया है, कफ, सोर थ्रोट, मसल है और पिंक आई, ये कुछ सिम्टम्स हैं जो H5N1 के बाद फैलते हैं। ये बहुत ही स्प्रेडिंग कॉन्टेजियस वायरस होता है, बहुत जल्दी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 2 से 5 दिन इंक्यूबेशन पीरियड होगा किसका? H5N1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। Which of the following blocks of ICD-10 includes adult personality and behavior? तो सबसे पहले तो हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि यहां पर एक विशेष बात आपको देखने को मिलेगी ICD-10। तो यहां पर F20, F29, F60, F69, F80, F89, F40, 49। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, F62, F69। अब ICD-10 का मतलब होता है जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस का ये क्या है? 10th संस्करण था, 10th रिवीजन था। तो इस प्रकार से इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ICD-10 बोलते हैं। और ये जो क्लासिफिकेशन था डिजीजेस का, ये किसने किया था? ये WHO ने किया था। तो इस प्रकार से इसका जो पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, जिसका 10th संस्करण, 10th रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। Which of the following chromosomal defects is associated with familial hypercholesterolemia? निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र दोष पारिवारिक हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया से जुड़ा हुआ है? देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जो कि अधिक कोलेस्ट्रॉल का सेवन भी नहीं कर रहे हैं या उससे संबंधित जो भी फूड्स है वो भी नहीं ले रहे, लेकिन उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाता है और अंततः उनको एक दवा खानी पड़ती है जिसको हम कहते हैं स्टैटिन या एट्रोवास्टिन करके, ये दवा बाजार में मिलती है। तो इसका एक कारण होता है, ये है फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। एक क्या है? पारिवारिक दोष है, ये जेनेटिक होता है, कहीं ना कहीं उनके माता पिता में ये हुआ होगा, तो उन बच्चों में भी ऐसी बीमारी होने की संभावना रहती है। तो इसका जो डिफेक्ट है किस क्रोमोसोम के कारण होता है? क्रोमोसोम 19, क्रोमोसोम 11, क्रोमोसोम 5, क्रोमोसोम 9। तो करेक्ट आंसर होगा क्रोमोसोम 19, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और यह एक ऐसी आनुवंशिक बीमारी है जिसमें कि ब्लड में क्या होता है? LDL की मात्रा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से इसका जो कारण है, इसमें गुणसूत्र 19 पर क्या हो जाता है? जो जीन्स होते हैं उनमें बदलाव आ जाता है और लगातार फिर ऐसे व्यक्तियों को स्टैटिन जैसी दवाएं लेनी पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। All of the following syndromes are related to abnormality in the
सेक्स क्रोमोसोम एक्सेप्ट जैकब सिंड्रोम, मार्फन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। इनमें से जो सभी बीमारियां हैं सिर्फ एक को छोड़ करके वो आपको बताना है एक ऐसी कौन सी बीमारी है जो कि एबनॉर्मलिटी इन द सेक्स क्रोमोसोम के कारण एबनॉर्मलिटी में नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम रिलेटेड टू एबनॉर्मलिटी इन द सेक्स क्रोमोसोम, एक ऐसी बीमारी है जो कि सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड बीमारी नहीं है। और मार्फन सिंड्रोम होता क्या है कि FBN1 एक जीन होता है, उसमें जो परिवर्तन के कारण ये बीमारी मार्फन सिंड्रोम हो जाती है। और जब जिस व्यक्ति को मार्फन सिंड्रोम होती है उसमें जो संयोजी ऊतक हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू हैं, जो कि बोन्स को, मसल्स को और ऑर्गेन्स को सहारा देने का काम करते हैं, उनको ये प्रभावित करती है, जिससे कि हो सकता है कि जो हाथ हैं वो अत्यधिक लंबे हो जाएं या उनकी भुजाओं का जो फैलाव है उनकी ऊंचाई से अधिक हो जाए। तो हाथ अत्यधिक लंबे हो जाते हैं और उनकी जो ऊंचाई है उससे अधिक भी उनके हाथ का फैलाव हो जाता है। तो ये होता है मार्फन सिंड्रोम और ये होता है क्रोमोसोम नंबर 15 में एक जीन होता है FBN1 जीन। इसमें जो उत्परिवर्तन या म्यूटेशन के कारण ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहां पर एक चित्र भी दिया गया है किस प्रकार से मार्फन सिंड्रोम से पीड़ित एक बच्चा है। तो यहां पर दिखाया गया है ये इस प्रकार से, इसका करेक्ट आंसर हम लोगों ने देखा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, all of the following colors are included in the IMNCI color codes except blue, green, pink, yellow। तो यहां पर सभी कलर कोड IMNCI से संबंधित है, इंक्लूडेड है, लेकिन एक कलर कोड नहीं है। तो जो ब्लू कलर कोड होता है ये IMNCI कलर कोड में सम्मिलित, इंक्लूडेड नहीं होता है। और सबसे पहले तो हम लोगों को अब IMNCI का फुल फॉर्म भी आना चाहिए। तो IMNCI, IMNCI इसका सबसे पहले फुल फॉर्म देखेंगे। फुल फॉर्म होगा इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। जो भी छोटे बच्चे होते हैं उनके जो बीमारियां होती हैं उनका एक मैनेजमेंट इसमें किया जाता है। तो 3 प्रकार के इसमें प्रोटोकॉल रखे गए हैं, ग्रीन, पिंक और येलो। यहां से हम लोग देख सकते हैं किस प्रकार से, इस प्रकार ये एक चित्र बना हुआ है। पिंक में अर्जेंट रेफरल टू हॉस्पिटल, येलो में OP बेसिस ट्रीटमेंट और ग्रीन में ट्रीटमेंट एट होम। तो 3 प्रकार के बच्चों के लिए ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल हैं। इसमें यह देखा जाता है कि यदि बच्चा घर पर ही उसको बीमारी ठीक हो सकती है तो उसको ग्रीन में रखेंगे कलर कोड में, और यदि उसको भर्ती करने की आवश्यकता है हॉस्पिटल में तो उसको येलो में रखेंगे, और पिंक में ऐसे बच्चों को रखा जाएगा जिन्हें उच्च स्तर के अस्पताल में रिफर करने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इसमें ब्लू कलर का प्रोटोकॉल नहीं है, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आफ्टर अ ब्रोंकोस्कोपी प्रोसीजर द नर्स टिपिकली स्टार्ट्स ओरल फीड्स आफ्टर। ब्रोंकोस्कोपी प्रक्रिया के बाद नर्स आमतौर पर निम्नलिखित के बाद मौखिक भोजन शुरू करती है। द डॉक्टर्स ऑर्डर 6 to 12 hours of procedure, checking vital signs, the return of gag reflex। तो जब ब्रोंकोस्कोपी के बाद गैग रिफ्लेक्स की वापसी हो जाती है, रिटर्न हो जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, नर्स ओरल फीड्स शुरू कर सकती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। Which of the following diseases pathophysiological changes includes red hepatization and gray hepatization? निम्नलिखित में से किस बीमारी के पैथोफिजियोलॉजिकल परिवर्तन में
लाल हेपेटाइजेशन और ग्रे हेपेटाइजेशन शामिल है। ऑप्शन ए ट्यूबरक्लोसिस, बी निमोनिया, सी हेपेटाइटिस बी, डी लिवर सिरोसिस। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी निमोनिया। इसमें पैथोफिजियोलॉजिकल परिवर्तन में रेड हेपेटाइजेशन और ग्रे हेपेटाइजेशन शामिल होता है। तो जो निमोनिया का जो प्रकोप होता है, बीमारी होती है, 4 चरणों में होती है। तो प्रत्येक चरण में क्या होता है, कंजेशन है, रेड हेपेटाइजेशन है, ग्रे हेपेटाइजेशन है और ग्रे और रिजोल्यूशन है। इस प्रकार से इसके 4 चरण होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, निमोनिया।